तो लास्ट इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। अगर हम बोर्ड की बात करें तो मोस्टली बोर्ड में हमें इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल पॉइंट डिटर्मिनेशन, इससे ज्यादा प्रॉब्लम मिलती हैं। इधर 1-2 सालों में पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं एट अ ग्लांस पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम क्या है। अगर हम 2 पेंडुलम ले लेते, आप पिथ बॉल जैसे वुड है, आप स्पेशल काइंड जो बहुत इजीली चार्ज होता है, वुड ही है, इसको पिथ बॉल कहते हैं। इससे थ्रेड आप सम लेंथ एल से पेंडुलम से जोड़ के पेंडुलम बना दिए और इसको सस्पेंड कर दिए, दोनों साथ साथ है। अभी दोनों को चार्ज दिया जाता है। जैसे ही दोनों को हम चार्ज देते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, दे रिपेल ईच अदर और भाग करके एक पार्टिकुलर सेपरेशन पर मेंटेन हो जाते हैं। दैट सेपरेशन इज स्मॉल आर। तो 2 पेंडुलम थे, उनको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट किया गया। लाइक चार्ज फर्स्ट से रिपेल हुए, रिपेल होके भाग के एक इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया। ठीक है, अभी इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। थ्रेड लेंथ एल, एल ये भी एल, ये भी एल। ये एक तरफ गया है बाई थीटा, तो ऑन सिमेट्री बेसिस ये भी एक तरफ गया होगा थीटा, और बीच का ये जो गैप है, दिस इज द डिस्टेंस आर गिवन। यानी जैसे ही 2 चार्ज बॉब को पेंडुलम की तरह हम एक पॉइंट से सस्पेंड करते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन दे मूव एंड फाइनली होल्ड्स लाइक दिस। अब अगर हम इस पर हाथ रखें तो वो वाला प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा है अलोंग दिस, ये हो जाएगा कूलम्बियन एफ। इसका अपना वेट इस लाइन पर काम कर रहा है, ये हो जाएगा mg, और उसी टाइम पर टेंशन काम कर रहा है अलोंग दिस लाइन, ये हो जाएगा t। क्लियर है? इसको फ्री सोच है तो वो वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल कर रहा है अलोंग दिस। अपना वेट ऐसे है और टेंशन ऐसे है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सस्पेंड है यहीं पर। अभी आप इस टी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस टी को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इसका, इस टी का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस, और इस टी का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस। ठीक है, इफ दिस इज थीटा तो यहां ट्रांसफर हो जाएगा थीटा, तो टी का कॉस थीटा, दिस इज द टी कॉस थीटा, और उसी टाइम पर ये हो जाएगा टी साइन थीटा। नाउ इक्विलिब्रियम है, यही चीज उसके लिए भी आएगा, उस वाले पेंडुलम के लिए। यहाँ इक्विलिब्रियम है तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट। इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो। तो एक फार्मूला बन रहा है, इसी पे प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, आपको शीट में मिलेगी। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, रेशियो ले लीजिए, टेंशन कट गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा कूलम्बियन अपन वेट, यानी रेशियो लेते ही आपको मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स अपान वेट। इसका चांसेस क्या आने का, ये। और कूलम्बियन फोर्स ओपन करना जानते हैं आप, इसमें से जो अननोन होगा निकल जाएगा। यहाँ tan थीटा भी आप ओपन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, tan थीटा हो जाएगा दिस, ये r है पूरा, बाई सिमेट्री आधा हुआ, r/2 और अपान दिस दैट इज यल, यानी tan थीटा जरूरत पड़ा तो दिस दैट इज r/2 अपान दिस दैट इज थ्रेड लेंथ, ये r/2 बाई l से ओपन हो जाएगा। और कूलम्बियन की जरूरत पड़ रही है तो कूलम्बियन तो ओपन करना आता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के दिया होगा तो के लेंगे, नहीं दिया होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ tan थीटा रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी,
और ये इससे ये रिप्लेस हो जाएगा और इससे ये मीन्स हमारे पास पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है tan थीटा इक्वल टू कोलम्बियन अपॉन वेट। इस पे एक प्रॉब्लम आपको दिखा रहे हैं जो IIT और नीट दोनों में आई और हो सकता है इस साल आपको बोर्ड में मिल जाए। क्वेश्चन ये था कि अगर हम लीकेज ऑफ द चार्ज होने दें, लीकेज ऑफ द चार्ज होने दें मतलब सम चार्जेस आर मूविंग आउट, इस बॉडी से चार्ज एक डेफिनेट रेट से निकल रहा है। जैसे आपने एक कंटेनर में पानी भर रखा है, कंटेनर में होल है, तो कंटेनर में होल होगा तो धीरे धीरे पानी निकलेगा एक डेफिनेट रेट से और अमाउंट जो होगा वो कम होता चला जाएगा। चार्ज के लिए भी ये रूल है। आपको क्या लग रहा है चार्ज होल्ड रहते हैं क्या? हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल की बैटरी खूब बढ़िया से चार्ज कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल को शट डाउन करके रख लीजिए, 10 दिन बाद आप मोबाइल को वापस ऑन कीजिए, देखिए क्या आपको 100% चार्ज वापस मिलेगा, हाँ या ना? क्या मोबाइल करके रख देने नो सर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चार्ज लीक करते हैं, क्योंकि चार्ज एक अनस्टेबल स्टेट है और उनकी एनर्जी ज्यादा है, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रलाइज करने के बाद स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व होंगे। तो कभी भी चार्ज जो है वो बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ आपको एक लीकेज रेट दे दें dq by dt, सम चार्जेस आर स्लाइज ऑफ फ्रॉम द चार्ज बॉडी, बैटरी कह लीजिए, तो इसको इन्होंने कहा इज द लीकेज रेट। लीकेज यानी कि dq by dt चार्जेस पर सेकंड गायब हो रहे हैं, ये है लीकेज रेट। और इन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट है, मतलब घट बढ़ नहीं रहा है, हर सेकंड जैसे 2 दे दिया हर सेकंड 2 चार्ज कम होता चला जा रहा है, तो ये है। अब अगर कह दिया कि लीकेज रेट कांस्टेंट है तो ये धीरे धीरे जब चार्ज लीक करेगा तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज कम होता जाएगा, कोलम्बियन कम होता जाएगा, तो ये धीरे धीरे पास आएगा। पूछा था what is the relation of velocity of approach with the separation r? What is the velocity of approach? Velocity of approach with respect to separation r? जब एक डेफिनेट अमाउंट से चार्ज लीक कर रहे होंगे तो कोलम्बियन कम होगा, कोलम्बियन कम होते धीरे धीरे ये पास आएंगे, तो किसी इंस्टेंट पर अगर ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है, अप्रोचिंग वेलोसिटी इनकी v है, तो हाउ द v इज रिलेटेड टू r? क्वेश्चन क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन तो यही था कि दो बॉब हमारे पास हैं, सिंपल पेंडुलम की तरह एक जगह से टांग दिए गए हैं, अब उनको चार्ज दिया जाता है, दे मूव फार अपार्ट, तो बताइए कितना चार्ज दिया गया? तो हमने इनके लिए इक्वेशन डेवलप किया tan थीटा इक्वल टू कोलम्बियन अपॉन वेट। अब जो जो डेटा दिया है नहीं दिया है के अकॉर्डिंगली खोल के इसको यहाँ से चार्ज क्यों निकाल लीजिए, ये एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसपे से और इसपे से चार्ज डेफिनेट रेट से बाहर निकल रहे हैं तो ये धीरे धीरे पास आ रहा है, अगर ये पास आ रहा है तो इसकी अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी होगी? और इस डिस्टेंस r के साथ से अभी थोड़ी देर में ये r/2 पर अपीयर होगा, तो अकॉर्डिंगली इसकी एक अप्रोचिंग वेलोसिटी होगी, r/3 रह जाएगा, तो एक अप्रोचिंग वेलोसिटी होगी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? तो क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होगा कि से एट एनी इंस्टेंट द चार्जेस आर एट स्मॉल r डिस्टेंस एंड से द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज r। से मींस क्वेश्चन है पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम में अगर लीकेज स्टार्ट हो जाए चार्ज में तो दोनों पेंडुलम एक दूसरे की तरफ खिसकने लगते हैं, तो उनकी एक वेलोसिटी दिखाई देती है हमें जो उन पेंडुलम के बीच सेपरेशन r पे डिपेंडेंट होती है। तो हम पूछ रहे हैं हाउ दिस वेलोसिटी इज रिलेटेड टू दिस सेपरेशन r। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि जब हमने दो पेंडुलम्स को एक साथ बांध के लटकाया तो ऐसे थे, दोनों को चार्ज दिया तो फार अपार्ट हो गए, लीकेज की वजह से दोनों पास आ रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर हम चेक कर रहे हैं तो ये 1 और ये 2, 1 हमें यहां दिख रहा है और 2 हमें यहां दिख रहा है, देख ये v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, इधर ये भी v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ट्वाइस भी हो जाएगा। और अभी मान लिया इसके ऊपर q चार्ज है बचा खुचा, इसके ऊपर भी q चार्ज है बचा खुचा, जबकि dq by dt पर सेकंड गायब हो रहे हैं और अभी इसकी सेपरेशन r है। ये डायग्राम हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 को अगर देखें फ्री तो 2 वाला इसको रिपेल कर रहा है कोलम्बियन से, ये हो जाएगा f,
इसका अपना वेट इधर काम कर रहा है और ये टेंशन T इधर काम कर रहा है। ये थ्रेड लेंथ L, थ्रेड लेंथ L, थ्रेड लेंथ L, ये R/2 और R/2। सेपरेशन हम क्यों आधा आधा कर लेते हैं ना, सिमेट्री बेसिस पर, आधा इसका आधा उसका, तो R/2। तो हमें पता है कि टेंशन के कंपोनेंट जब हम निकालेंगे हमें पहला फार्मूला मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन अपॉन वेट ऑफ tan थीटा। खोलेंगे आप, यही तो थीटा था, अभी तो जस्ट लिखे थे, तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो tan थीटा हो जाएगा R/2/L और F है कूलम्बियन, खोल दीजिए, कूलम्बियन हो जाएगा 1/4πε0, इस पर बचा चार्ज इंटू इस पर बचा चार्ज बाई R², ये हो जाएगा 1/4πε0 QQ बाई R² बाई mg, तो बाई mg यहाँ आ गया। ये जो R/2 ऐसे लिखे हैं, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना है तो थोड़ा ठीक दिखेगा, दिखा। ये R² इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2L उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसा दिखेगा आपको? आपको दिखेगा R², बस ये R² उठा के इधर ला रहे हैं, हो जाएगा R³ हो जाएगा ये, और इधर करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2L अपॉन 4πε0 mg इंटू Q²। देखिए तो कांस्टेंट है ना, तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, बीच की सेपरेशन कम हो रही है। यहाँ से आप इसको C कह लीजिए, जरूरत होगी तो बाद में वापस रख लेंगे, ताकि उसको लेके इंटू लेके चलना है, तो C कह लीजिए। कैसा दिखेगा आपको? दिखेगा R, या अभी मत कहिए C, अभी रहने दीजिए, ऐसे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको इधर फेंकिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πε0 mg अपॉन 2L, ये हो जाएगा R³ इक्वल टू Q²। यानी हमने क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया एट एनी इंस्टेंट इफ द सेपरेशन इज R, द चार्ज स्ट्रेंथ इज Q, तो दे आर इंटर रिलेटेड बाय दिस। यहाँ से Q की वैल्यू निकाली, यानी स्क्वायर रूट ले लीजिए, कैसा दिखेगा? ये नीट में आया है, एंड IIT में पहले आया था, उसके बाद ये नीट में आया हुआ है 2017 या 18 में। अब ये बोर्ड में लगा हुआ है इस साल, क्योंकि 2011 में आया हुआ ISC में, 2015 में आया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं। तो एक हम लगा के दिखा रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। यहाँ से क्यू निकालिए, तो ये क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, क्या हो गया, ये 4π था ना, 4π, ये 2 लिखे हैं यहाँ पे हम, ये 2 से कटेगा तब होगा 4πε0 mg अपॉन 2L R³। यहाँ से आप रूट ले लीजिए तो Q हो जाएगा 4πε0 mg बाई 2L टू द पावर 1/2, टू द पावर 1/2, और हो जाएगा R टू द पावर 3/2। अब इसको मानिए कांस्टेंट C, इस पूरे को, क्योंकि ये इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये इनटू में चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपको दिखेगा Q इज इक्वल टू, ये पूरा रिप्लेस कर दिए C से, ठीक है, C से ये हो गया R टू द पावर 3/2। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों क्लियर कर दे रहे हैं अभी। d/dt अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, अप्लाई करेंगे तो ये लीकेज हो जाएगा, dq/dt, c होल्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ R टू द पावर 3/2। जो मैथ्स के हैं वो लगा लेंगे, जो बायो के हैं वो रिप्लेसमेंट याद रखे हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n x n -1 dr/dt, dr/dt, यानी ये हो जाएगा 3/2 R टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा 3 - 2 1/2, यानी ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा dq/dt। ये कांस्टेंट तो ये है, इसको रिप्लेस कर चुके हैं C, और क्या हो जाएगा, ये 3/2, और ये हो जाएगा R टू द पावर 1/2, R टू द पावर 1/2, और dr/dt, R को डिफरेंशिएट करते dr/dt तो वेलोसिटी हो जाएगी ना, ये हो जाएगा वेलोसिटी,
और dq बाई dt क्या है? dq बाई dt तो लीकेज रेट है, ये भी कांस्टेंट है, मान लीजिए k है, नहीं दिया है तो क्या हुआ? लीकेज रेट, लीकेज रेट, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए k है। तो अब आपके पास क्या हो गया? हो गया ये k, ये हो गया c, ये हो गया 3/2, ये हो गया r⁻1/2, ये हो गया v, v इधर रोकिए, बाकी सब इधर फेंकिए, 2k/3c, ये नीचे आएगा, ऊपर लिखेंगे तो जाएगा r⁻1/2, इधर आके नीचे ऊपर कर दिए तो r⁻1/2 इक्वल टू v। ये तो एक का आया ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ट्वाइस v है, v निकल गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस v इज इक्वल टू ट्वाइस v। इम्प्लाइज दैट, इसको मान लीजिए कैपिटल V है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द कैपिटल V, तो कैपिटल V इज इक्वल टू ट्वाइस V इज इक्वल टू ट्वाइस V की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये है 2k/3c r⁻1/2, r⁻1/2 रख दिए, ये इंटू कर दीजिए, ये हो गया 4k/3c r⁻1/2 आंसर। k dq बाई dt की जो वैल्यू देंगे वो रखना होगा, अगर न्यूमेरिकल आया है तो देंगे कि 2 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, तो आप रख देंगे 2 माइक्रोकूलम पर सेकेंड। c का मतलब ये 4πε0 mg/2l, यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, और ये r⁻1/2। अगर हम इसमें से कांस्टेंट हटाया तो ये इक्वल टू जगह प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच प्रोपोर्शनल टू r⁻1/2। जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसमें क्वेश्चन है, देखिएगा, ये प्रूव करने को बोला था, कहा था प्रूव दैट इफ लीकेज रेट इज कांस्टेंट, इफ लीकेज rate is constant, then in that case if leakage rate is constant dq by dt, then the velocity of approach is depending on r under the formula v proportional to r⁻1/2। एक मान लेते हैं ये नहीं आया, तो जो दूसरे प्रॉब्लम का टास्क है वो देख लीजिए, वो बहुत आसान है, वो ऐसे है, एक चार्ज वॉल है, मतलब एक दीवार है जो चार्ज है, इस पे दिए हैं टोटल चार्ज Q, ये वॉल है, इस पे टोटल चार्ज Q है, इसमें एक नेल है, उस नेल से एक धागा बांध रहे हैं, नेल में सीधा नाखून वाला नहीं, उसमें एक धागा बांध रहे हैं, एक सेम जितना वॉल पे चार्ज है उतना ही इस बॉब पे भी चार्ज है, उसको सस्पेंड कर रहे हैं थ्रू एल लेंथ। आपको क्या लग रहा है, पेंडुलम रुकेगा क्या? पेंडुलम वॉल को ढकेलेगा, वॉल पेंडुलम को, तो वॉल तो चलेगी नहीं, क्या होगा? एज अ रिएक्शन ये चार्ज फिक्स हो गया, फट से पेंडुलम यहाँ से हटेगा और रोटेट होके कहीं ना कहीं तो आके रुकेगा, यानी इक्विलिब्रियम में यहाँ आके रुक गया। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर। अच्छा ठीक है, बात है, नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो पेंडुलम भाग के यहाँ अपियर हुआ, आपको पता है ये आर हो जाएगा, पेंडुलम से वॉल तक की डिस्टेंस जो होगी सेपरेशन ऑफ पेंडुलम का काउंट की जाएगी, ये हो जाएगा आर। और इसने इस पेंडुलम को जो कि पॉजिटिवली चार्ज है थ्रू वैल्यू क्यू पुश किया है बाय द फोर्स एफ, इसका अपना वेट mg है टुवर्ड दिस साइड, और ये वॉल से भाग के जहां गया है तो ये डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा,
आपको पता है टेंशन आएगा इस लाइन पर, टेंशन का कॉस थीटा, टेंशन का साइन थीटा, एक पेंडुलम के लिए तो आपको रिजल्ट बताई थे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू कूलम्बियन अपॉन वेट, याद आया? वही तो आया जो इससे पहले दो पेंडुलम के आता था, अब पेंडुलम की जगह एक दीवार कर दी है, वो दीवार ढकेल के इनको किनारे कर दे रहा है, तो हो जाएगा एफ कूलम्बियन अपॉन वेट, यहाँ भी वही आ जाएगा अगर रिजॉल्व करके निकाले तो। थीटा पूछा था आपसे, थीटा कैसे पता चलेगा थीटा? कूलम्बियन फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर, एफ आ जाएगा, एम दिया था, जी दिया था, ये कट उठ के 1 आया था जो प्रॉब्लम आपके सीट में है। अगर 1 आया तो मतलब tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? यस सर। कि हाँ आसान आना होगा, ठीक है, आसान आना होगा तो वो ऐसे आएगा कि एक पेंडुलम को दीवार से टांगा गया, जब दीवार और पेंडुलम दोनों को इक्वल चार्ज दिए गए तो पेंडुलम भाग के थीटा एंगल पर कहीं अपीयर हो गया। अब बताइए कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इस केस में लगेगा tan थीटा इक्वल टू कूलम्बियन अपॉन वेट। तो इस तरीके से हमने आपको मोस्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम से फैमिलियर कराया। कूलम्ब लॉ पे इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि हाउ द कूलम्बियन फोर्स वर्क। हाउ द कूलम्बियन फोर्स वर्क का मतलब, अगर दो चार्ज एट सम डिस्टेंस से रखे गए हैं तो उनके बीच या तो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। अब ये लगाते कैसे अट्रैक्शन रिपल्सन है? जैसे मैं कहता दो लड़कों में झगड़ा हुआ, खूब लाता मुक्की हुआ, फाइटिंग हुई, ढिशुम ढिशुम ढिशुम, तो आप तुरंत इमेजिन कर ले जाएंगे कि मारा होगा, वो हीरो का पूरा एक्शन सीन विलेन का याद आ जाएगा कि कैसे पंच मारा होगा, पटक के मारा होगा, दौड़ा। अब आप ही सोचो ना, मैं बोलूं कि थोड़ी दूर पर एक लड़के को खड़े कर दीजिए और थोड़ी दूर पर दूसरे को और बोलिए फाइटिंग करो, तो भैया जब तक हाथ पैर की रेंज में नहीं आएगा तब तक फाइटिंग कैसे करे? या तो ढेला चलाक मार दे उसको, या तो ढेला चलाक मार दे, या तो पिस्टल से मार दे। कहने मतलब है कि फोर्स कब ट्रांसफर होता है? जब बॉडी कांटेक्ट में होती है। जब तक हम बॉडी छुएंगे नहीं कैसे फोर्स ट्रांसफर करेंगे? और हमने कूलम्ब लॉ में क्या कहा था? टू चार्ज केप्ट अपार्ट एक्सपीरियंसिंग अ कूलम्बियन फोर्स, मतलब दो चार्ज कुछ दूरी पर है और उनके बीच में कूलम्ब का फोर्स काम कर रहा है। तो हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, कोई तो फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए था, कुछ तो हाथ पैर लाता मुक्की, ढकेला ढकेली, डंडा उंडा, ढेला वाला कुछ तो चलना चाहिए था। इस कुछ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते हैं ना, आज आप बेटा मोहल्ले में देखेंगे, यानी आपके अराउंड एक आपकी फील्ड है, इसको दादागिरी की फील्ड कहते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट के अराउंड फील्ड है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम एक मैग्नेट ले लें छोटा सा और कील ले जाके लखनऊ में रख दें और यहाँ गोरखपुर में हम मैग्नेट हिलाएंगे ऐसे ऐसे, तो नेलवा कानपुर से चली आएगी, अरे मैग्नेटवा बुलावा था। ऐसा है क्या? आंसर है नो। मैग्नेट के अराउंड जोन में एक लिमिटेड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेट के अराउंड एक लिमिटेड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस एरिया में अगर नेल पड़ गई तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अमेरिका में कोई बल्ब जलाया और आप अपने घर का बल्ब इसलिए नहीं जला रहे क्योंकि एक ने तो जला रखा है ना, तो लाइट तो आप तक आ ही रही होगी। लेकिन अगर आप देखें तो क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है? एक लाइट बल्ब के चारों ओर अप टू सम डिस्टेंस तक सफिशिएंट लाइट रहती है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो वो लाइट आप तक पहुंचेगी तो, लेकिन वो इनसफिशिएंट हो जाएगी। इसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं। मतलब हर बॉडी के अराउंड एक जोन है जिसमें वो अदर बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। आपके अराउंड जोन दादागिरी का फील्ड कहलाता है, मास के अराउंड जोन ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, चार्ज के अराउंड वो जोन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, एंड मैग्नेट के अराउंड वो जोन मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, बल्ब के अराउंड वो जोन ल्यूमिनस फील्ड कहलाता है। तो हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड एंड हाउ द कूलम्बियन इंटरैक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। यानी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे हेल्प मिलेगी सोचने में या देख पाने में कि हाउ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन द चार्जेस। और जब हम
चार्जेस के बीच फोर्सेस को, उनकी एनर्जी को, उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना सीख जाएंगे तो हमें न्यूक्लियस पढ़ना होगा कि हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को कैसे एक्यूमुलेट करें। क्योंकि अगर एक्यूमुलेट कर ले गए तो उस केस में हम न्यूक्लियस डिजाइन कर लेंगे बाय प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के डिजाइन होते ही जो गॉड गिफ्टेड एलिमेंट्स है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन सब का इंटर कन्वर्जन कर पाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर पाए तो हम बहुत आसानी से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। तो हमें सोचना पड़ रहा है क्यों? गॉड गिफ्टेड गोल्ड है, उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है पता है, और जब हम लैब में उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन कलेक्ट करते हैं तो गोल्ड बन जाता है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेबल होता है, यानी गॉड गिफ्टेड गोल्ड सर्वाइव करता है। और ह्यूमन मेड गोल्ड सारी प्रॉपर्टी लैब में बता रहा है गोल्ड की, लेकिन ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट का मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो म्यूचुअली रिपेल करते हैं एक दूसरे को थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ कूलम्बियन रिपल्सन, और सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन फ्लाइज ऑफ होने लगते हैं। इस प्रोसेस में अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस इजेक्ट होते हैं और धीरे धीरे ये डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि गॉड ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कलेक्ट किया तो न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, वैरायटी काइंड्स ऑफ एलिमेंट बन गए, और जब हम लैब में वही न्यूक्लियस उसी कॉन्फ़िगरेशन का बना रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें देखना होगा, ये सारी चीजें हमें तब क्लियर होंगी जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रखेंगे। आपके पास कितने तरह की चार्ज बॉडी आ सकती है? आपके पास सिर्फ 4 ही तरह की चार्ज बॉडी हो सकती है। हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हो सकता है सेट ऑफ लाइक चार्जेस हो, प्लस Q1 प्लस Q2, हो सकता है सेट ऑफ अनलाइक चार्जेस हो। इसके अलावा कोई 5वीं काइंड ऑफ बॉडी नहीं होगी। 4 ही तरह की चार्ज बॉडी आप ले सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और लाइक सेट ऑफ चार्जेस और अनलाइक सेट ऑफ चार्जेस। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी चार्ज बॉडी की नहीं बन सकती। अब इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्लस Q1 माइनस Q2 मीन्स हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन 4 में से कोई एक बॉडी हमारे पास हो सकती है या 4 हो सकती है। तो यहां आपको करना सिर्फ इतना है कि एक टेस्ट चार्ज उठाना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोटॉन इज अ टेस्ट चार्ज, साइन होता है पॉजिटिव, वैल्यू होती है 1e, और इसको हम प्रोटॉन प्लस 1e ना कह के इसका नाम रख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा नाम रखने से, बार बार लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। इसको कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। किसी भी चार्ज बॉडी के पास हम टेस्ट चार्ज को फ्री कर देते हैं। टेस्ट चार्ज को जैसे ही फ्री करते हैं कूलम्बियन इंटरेक्शन की वजह से वो चल देता है। चलने वाला जो ट्रैक है अगर उसको देख लेते या ट्रेस कर लेते तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। मीन्स ये रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है, अभी 10 मिनट में ये काट देगा। तो हमेशा की तरह आपको पता है उसी आईडी पर हम रीअपियर होंगे, बस आपको 5 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि अपलोडिंग होती है ना यहाँ, तो वो 5 मिनट लग जाता है उसका वो हटने में, जो ब्राउजर का वो बनता है। तो 5 मिनट बाद हम रिकनेक्ट होंगे। फिलहाल अभी तो चल रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं। हम प्लस Q के पास टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ रख रहे हैं। आपको पता है ज्वाइनिंग लाइन पर Q0 रिपेल होता हुआ इंफिनिटिव चला जाएगा, यानी Q0 का ट्रेवलिंग पाथ होगा 10। अगर हम Q0 को यहाँ रख दें तो जिसकी फील्ड डिस्कस कर रहे हैं वो होल्ड है और टेस्ट चार्ज ला के रख रहे हैं वो फ्री है। जो फ्री है वो कूलम्बियन गेन करने के बाद चलेगा। उसके चलने का जो ट्रैक है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। आपके बुक में दूसरी तरीके से दिया है, कहा है द इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोबारा सुन लीजिए, द इमेजिनरी कर्व trace around the charge particle to express its electric field is called the electric lines of force। और हम क्या कह रहे हैं
किसी भी चार्ज बॉडी के पास प्रोटॉन को, जिसका नाम टेस्ट चार्ज रखे हैं, फ्रीली छोड़ दीजिए और देखिए किधर भागा, उस लाइन को खींचिए, दैट लाइन इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखेंगे आपको ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिला, देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो ट्रैक आया है क्यू नॉट के भागने का, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हमने क्यू नॉट को यहाँ रखा, फिर ऐसे भाग गया। कहीं भी रखेंगे हर बार क्या होगा, ये जब रखेंगे टेस्ट चार्ज को तो इस क्यू की ज्वाइनिंग लाइन पर रिपेल होकर चला जाएगा। यानी प्लस क्यू से ढेर सारी रेज निकालिए, जैसे सन से निकालते थे, बल्ब से निकालते थे, वैसे प्लस क्यू से ढेर सारे लाइन रेडियल आउटवर्ड निकालिए। ये लाइन क्या होंगी, क्यू नॉट अगर यहाँ रखे होंगे तो ऐसे चला गया होगा, क्यू नॉट यहाँ रखे होंगे तो ऐसे चला गया होगा, क्यू नॉट यहाँ रखे होंगे तो ऐसे। मतलब एक पॉजिटिव प्लस क्यू को के चारों ओर अगर प्लस क्यू के सेंटर से हम लगातार रेडियल आउटवर्ड लाइन खींचे अप टू इन्फिनिटी, तो पर लाइन इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड बंच ऑफ ऑल दीज लाइंस आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह अगर माइनस क्यू के लिए हम खींचते तो सोच लीजिए क्या होगा, जैसे टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे फट से वो अट्रैक्ट होके माइनस क्यू में आ जाएगा। आप यहाँ क्यू नॉट को फ्री करेंगे, क्यू नॉट इज द प्रोटॉन, फट से खींच के चला आएगा। मतलब रेडियल आउटवर्ड जो था वो प्लस क्यू का था, तो रेडियल इनवर्ड जो है वो माइनस क्यू का हो जाएगा। यानी कि जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू पर टर्मिनेट हो जाती हैं। इन्फिनिटी पर स्टार्ट है और माइनस क्यू पर टर्मिनेट है। ये these are this is the electric field of the minus q and these are the इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या बेनिफिट है देखेंगे। फिलहाल तो इस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को दे रहा है, इन्हीं लाइंस को इमेजिनरी कर्व माना गया है, ठीक है। जबकि ये लाइन आपको लैब में मिल रही है, कैसे आपको ये कह के मिल रही है कि एक प्रोटॉन को या टेस्ट चार्ज को फ्री कर दीजिए, उसका जो ट्रैक आएगा उसको खींच लीजिए, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे जाते हैं, और रियल में हम एक टेस्ट चार्ज के चलने के ट्रैक को खींचते हैं तो हमें ये लाइंस मिलती हैं। प्लस Q1 और प्लस Q2, जब आप इस प्लस Q1 के पास टेस्ट चार्ज को फ्री करेंगे तो ज्वाइनिंग लाइन पर वो रिपेल हो रहा होगा, उसी टाइम पर ये वाला प्लस Q इसको पुश करेगा, तो सीधी लाइन ऐसे नहीं मिलेगी। ये जब इस टेस्ट चार्ज को इस टेस्ट चार्ज को जब इधर रिपेल कर रहा था, उसी टाइम पर ये इसको धकेल रहा था, यानी आपको थोड़ी कर्व्ड लाइन मिलेगी। क्लियर है? yes. अगर इसके पास रख दिए तो ये क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग लाइन पर ऐसे पुश कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पर ये वाला भी तो पार्ट है, ये उनको पुश करेगा उधर, तो ये ऐसे बेंड हो जाएंगी। यानी टेस्ट चार्ज रख के अगर खींचे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे। यानी ये सब क्या है, क्यू नॉट को फ्री कर देने पर वो जिस ट्रैक पर चलती हुई जाती हैं उस ट्रैक को खींचते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिल जाती हैं। अब इन सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर हम शुरू करें देखना, तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइक सेट ऑफ चार्जेस। क्या बेनिफिट है ये डिस्कस करेंगे। अभी तो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं कि चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही कूलम्बियन फोर्स एक्सर्ट कराती है। जैसे हम लोग फाइटिंग करते हैं तो हाथ पैर होता है, उसी हाथ पैर से पंच ट्रांसफर करते हैं एंड सो ऑन। वैसे चार्जेस एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब आइए कि ये पता चल गया, आ जाइए इसमें जैसे ही हम टेस्ट चार्ज को फ्री किए, प्लस वाले ने रिपेल किया, माइनस वाले ने अट्रैक्ट किया, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू से हटा माइनस में जाके मर्ज हो गया, प्लस से हटा माइनस में जाके मर्ज हो गया, प्लस से हटा माइनस में जाके मर्ज हो गया। अगर Q1 स्ट्रांग है और यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिए तो Q2 का अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, Q1 का रिपल्सन ज्यादा पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, जब आप पॉजिटिव चार्ज पर हाथ रखेंगे तो लाइंस डाइवर्जिंग होती हैं। देखिए सब आउट 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 आउट, और जब माइनस पर रखेंगे हाथ तो देखिए कमिंग 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 एंड कमिंग। मतलब बड़ी सीधी सी बात है,
इलेक्ट्रिक लाइन आप फोर्स खींचने में इस बात का ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो डाइवर्जिंग लाइंस मिलती हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो कन्वर्जिंग लाइंस मिलती हैं। हमने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया। अब मान लेते हैं हम ये सब देख रहे हैं तो हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहला बेनिफिट जरा ये देखिए कि मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है और हम कहते हैं इसके पास प्रोटॉन फ्री करिए, तो आपको पता है ज्वाइनिंग लाइन पर प्रोटॉन को रिपेल करता हुआ इंफिनिटी तक ले जाएगा। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक लाइन कहा। अब प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन अगर होता क्या होता, लाइनियां तो यही होती ना, खाली एरो का डायरेक्शन बदल जाता। यानी इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन होती है। जब वो किसी चार्ज को फेस करती हैं तो वो मूव कर जाती हैं। इसका मतलब है अगर कहीं कोई एरो बना दिया गया है तो वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एरो का मतलब है वहां आने वाला पॉजिटिव चार्ज उस एरो पर चलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसी एरो पर चलेगा लेकिन डायरेक्शन में रिवर्स होगा। ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि किसी कहीं अगर हम ऐसे एरो बना दिए तो आपको समझना होगा कि ये जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एक प्रोटॉन ने फेस किया तो चल दिया इस पर। तो अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का क्या। प्रोटॉन अगर ऐसे चला है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट चलेगा। तो पहला बेनिफिट आपको दिख रहा है कि किसी भी चार्ज बॉडी के लिए अगर एक एरोड लाइन खींच ले तो हमें पता चल जाता है वहां आने वाला चार्ज किधर जाएगा, इस लाइन पर किधर जाएगा, पास आएगा, दूर जाएगा एंड सो ऑन। दूसरा देखिए, एक चार्ज के नियर एक कोई भी एक ऑर्बिटरी एरिया कंसीडर कीजिए और वही एरिया थोड़ी दूर कंसीडर कीजिए। क्या जितनी लाइनें नियर बाई एरिया से पास हो रही हैं क्या उतनी ही लाइनें उस दूर वाले एरिया से भी पास हो रही हैं? आंसर है नो। जब हम चार्ज के नियर कोई एरिया बनाते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास होती हैं और वही एरिया उठा के थोड़ा दूर रखते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कम पास होती हैं। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी चार्ज के पास फ्लक्स ज्यादा होता है, चार्ज से दूर जाने पर फ्लक्स कम हो जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, बल्ब के पास खड़े होते हैं तो आपको इंटेंस लाइट दिखाई देती है, अब बल्ब से दूर हटते हैं तो लाइट डिम होती जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब पास होते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ज्यादा होती हैं, दूर हटते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया कम होती है। लाइट बल्ब के केस में आप इंटेंसिटी के टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये बता रहा है चार्ज के पास फ्लक्स ज्यादा है, दूर जाने पर फ्लक्स कम है। अब हमको क्या बेनिफिट हुआ, अगर फ्लक्स ज्यादा है तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अब फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो कूलम्बियन ज्यादा आएगा, और अगर फ्लक्स कम है तो मतलब फील्ड इज वीक, और फील्ड वीक है तो कूलम्बियन कम आएगा। इसका मतलब है अगर हम डिफरेंट चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस खींचे तो वो कभी ऐसे आती है, ठीक है, कभी ऐसे आती है। अगर ऐसे आती हैं तो मतलब यहाँ पर यूनिट एरिया फ्लक्स ज्यादा है, वही एरिया यहाँ बना रहे हैं तो पर यूनिट एरिया लाइन कम है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। चलने से जो ट्रैक बनता है उस ट्रैक को अगर हम ट्रेस कर लें तो उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, और बंच ऑफ ऑल ट्रैक्स अराउंड द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पहला बेनिफिट हमने बताया कि अगर किसी चार्ज बॉडी के अराउंड आपने चार्ज को फ्री किया और आपको एक एरो मिल गया तो उस एरो का मतलब है कि जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां आने वाला पॉजिटिव चार्ज अलोंग दिस लाइन चलेगा इन द डायरेक्शन गिवन हियर, और अगर नेगेटिव आएगा तो अपोजिट चलेगा। नेगेटिव आएगा तो अपोजिट चलेगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि नियर द चार्ज फ्लक्स हाई होता है, अवे टू द चार्ज फ्लक्स वीक होता है। फ्लक्स हाई होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, कूलम्बियन इज हाई। फ्लक्स कम होने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, कूलम्बियन इज लो। हमने कहा अकॉर्डिंगली दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। अगर एक डेफिनिट एरिया कंसीडर कर ले और बार बार उसको अलग अलग जगहों पर रखें तो अगर नंबर ऑफ लाइंस थ्रू द एरिया चेंज हो रही हैं तो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहाँ अगर हमने कोई एरिया बनाया दिस, वही एरिया हमने यहाँ बनाया, तो नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया वाज 2, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज 2। मतलब क्या है, कहीं भी ये एरिया रिपीट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स कांस्टेंट मिलेंगी। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कांस्टेंट वैल्यू रखती है, यानी फ्लक्स जिसका कांस्टेंट होता है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहते हैं। अब जरा आप कूलॉम्स लॉ के बारे में सोचिए, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता था? कहता था कि डिस्टेंस पर इसकी डिपेंडेंसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। देखिए नियर द चार्ज मतलब r टेंस टू 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी चार्ज के नियर ये दूसरे चार्ज पर इनफाइनाइट फोर्स लगाता है, और चार्ज के नियर हम कह रहे हैं लाइन खींचने से पता चला कि फ्लक्स ज्यादा होता है, फ्लक्स के ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। यानी बिना कूलॉम्स लॉ लगाए हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ फ्लक्स ज्यादा है, लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगी। यहाँ लाइन की डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और अगर हम वेरी फार अवे टू द चार्ज होते हैं तो उस केस में कूलम्बियन फोर्स 0 हो जाता है। तो फार अवे टू द चार्ज फ्लक्स कम होता है, तो फ्लक्स कम होने से फोर्स कम हो जाता है। तो हमने आपको दो बेनिफिट बताया। पहला तो ये कि हर चार्ज बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको टेस्ट चार्ज फ्री करके एक एरो जनरेट करना है। उस एरो से पता चलेगा कि यहाँ आने वाला प्रोटॉन या अल्फा चार्ज इस तरह से जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन चलकर या इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ है तो वो अपोजिट टू द एरो जाएगा। यानी कि किसी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है या कोई चार्ज है वो किधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन आपको दिखती है। दूसरा आपको ये दिखता है फील्ड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। जैसे यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस क्लोज है, फ्लक्स ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। मतलब इधर से इधर जाने पर वीक हो रही है फील्ड, यानी कूलम्बियन घटेगा, और इधर आएंगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है लाइंस की, मतलब ये है कि फील्ड स्ट्रॉन्गर होती चली जा रही है, कूलम्बियन ज्यादा आएगा। और अगर इस तरह की लाइंस है पैरेलल, तो इस केस में हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हर पॉइंट पर कूलम्बियन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। नाम रखा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी प्रॉपर्टी आइए, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। मतलब अगर एक प्लस एक माइनस है, जैसा कि सेल होगा एनोड कैथोड, आप टेस्ट चार्ज फ्री करेंगे तो टेस्ट चार्ज प्लस से रिपेल होगा और माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री करेंगे तो वो प्लस से दूर हटेगा, माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनोड टू कैथोड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है जिसकी डायरेक्शन है प्लस टू माइनस। मतलब ये जिसके ऊपर ये प्लस माइनस अप्लाई कर दिया जाएगा उसके अंदर प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अगर प्रोटॉन फ्री है तो इन द डायरेक्शन चलाएगी, अगर वहां इलेक्ट्रॉन फ्री है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन चलाएगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट आती है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के चलने के अगेंस्ट लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि माना गया था पहले कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेंगे तो करंट आई हो गया। यानी पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन पॉजिटिव तो कभी चला ही नहीं, चला तो निगेटिव। अगर निगेटिव चला तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट जो है वो करंट की डायरेक्शन मानी गई, क्योंकि माना गया कि पॉजिटिव चार्ज के चलने के डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव चला ही नहीं, चला निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज के चलने के अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट होगी। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इन लाइंस के बना लेने से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं कि बिना कूलॉम्स लॉ लगाए हम बता पाएंगे नियर द चार्ज कूलम्बियन ज्यादा होगा, फार अवे टू द चार्ज कूलम्बियन कम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस अगर क्लोज हैं तो वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, और अगर फार अपार्ट हैं तो वीकर को शो करती हैं। दूसरा हम आपसे कह रहे हैं कि
जब हम सेल पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो देखेंगे हमेशा जो सेल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +2 माइनस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड +2 माइनस होती है। और इनके बीच में अगर कोई चार्ज फ्री है तो वो, अगर जैसे प्रोटॉन फ्री है तो प्लस से रिपेल माइनस से अट्रैक्ट, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। चौथा आ जाइए, जब ये लाइन खींची गई तो कभी, अच्छा चौथा आ जाइए, जब ये लाइन इस तरह से आई तो क्या मतलब था? मतलब ये कि अगर हम किसी पॉइंट पर, यहाँ हम हाथ रखें तो यहाँ से ये पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन बता रही है कि इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट प्रोड्यूस कर लेते आप, तो ये टेंजेंट इस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब ये चार्ज बॉडी हटा दीजिए, अगर ये एरो जनरेट कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि इस चार्ज बॉडी के पास इस पॉइंट पर आने वाला प्रोटॉन ऐसे चलेगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसे चलेगा। यानी टेंजेंट ड्रॉन ओवर द कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये तो कर्व नहीं है, जिस पॉइंट पर कंसीडर करेंगे तो टेंजेंट खुद हो जाएगा। इसके लिए टेंजेंट क्या होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट खुद ही हो जाएगा। इस जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं। उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो भी चार्ज आएगा वो इसी एरो पर मूव करेगा। अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो निकल जाएगा, अपोजिट है तो दैट इज नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द एरो मूव कर जाएगा। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आ रही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर खींचे गए टेंजेंट्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब ये लाइन खींची गई तो ये लाइन कभी इंटरसेक्शन नहीं होगी। मतलब जब हम रखे चार्ज को तो ऐसे आ गया और जब चार्ज क्या रखे तो ऐसा गया, कभी इंटरसेक्शन नहीं हुआ इनका। कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कैन नेवर इंटरैक्ट। तो क्वेश्चन है क्यों इंटरैक्ट नहीं होती, क्यों इंटरसेक्शन नहीं होता? इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट खींचा, देखिए इस लाइन पर खींचेंगे तो टेंजेंट आएगा दिस, यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये आएगा। इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट बनेंगे, मतलब देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ना। हर बॉडी की एक डेफिनिट एंड यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा इस चार्ज बॉडी की अनयूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिक, और ये भी मतलब होगा यहाँ आने वाला चार्ज दो डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा। अरे भैया कैसे दो डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा? आप एक जगह, आप एक टाइम पर दो जगह अपीयर हो सकते हैं क्या? अगर अपीयर हो सकते हैं तो फिर मानव नहीं दानव है, सॉरी भूत है आप। मीन्स आप जिस तरह से एक टाइम पर दो जगह अपीयर नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट पर रखा गया टेस्ट चार्ज एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट बनेंगे, मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, विच इज नेवर पॉसिबल। तो इस वजह से इंटरसेक्शन नहीं होता। हाँ ऐसे हो जाएगा, ये दोनों लाइन आएंगी और कॉमन हो जाएंगी, क्योंकि कॉमन हो जाएंगी तो एक कॉमन टेंजेंट खींच लेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब होगा एक कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और वो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बस इसलिए ट्रेस किया गया ताकि दिखे कि चार्जेस के अराउंड इन लाइंस में इंटरसेक्शन है। उस इंटरसेक्शन की वजह से या तो ये टूवर्ड या फार अवे मूव करते हैं। यही अगर टूवर्ड ईच अदर मूव करते जैसे अनलाइक है तो इसको अट्रैक्शन वर्ड नाम दे दिया गया, फार अवे मूव करते तो रिपल्सन नाम दे दिया गया। बहुत सी प्रॉपर्टीज है, हमें सिर्फ इसमें दो चीजें जाननी थी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नियर द चार्ज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया कॉल्ड फ्लक्स ज्यादा होता है, फार अवे टू द चार्ज फ्लक्स कम होता है। अकॉर्डिंगली नियर द चार्ज कूलम्बियन फोर्स ज्यादा होता है, फार अवे टू द चार्ज कूलम्बियन फोर्स कम होता है। इतना ही हम लोग को यहाँ जानना था, हमने आपको मैक्सिमम पॉइंट से फैमिलियर करा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये बात तो समझ में आ गई कि चार्जेस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम एरो से एक्सप्रेस कर देते हैं। एरो बताता है वहां आने वाला पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन। अब उस एरो को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, उसको हम दो पैरामीटर देते हैं ताकि हम वहां आने वाले चार्ज पर कितना कूलम्बियन लगेगा ये जान सके, उस कूलम्बियन से वो कितना वेलोसिटी गेन करेगा, कितना एसी रेट होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करें
तो याद कीजिए क्लास 11th का फैक्ट याद दिला रहे हैं, तो आपको ग्रेविटेशन पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो आपने कहा था कि इफ देयर इज अ मास कैपिटल एम और इसके पास एक स्मॉल एम मास को फ्री करते हैं, तो ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम से अट्रैक्ट होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्ट होता है, चल देता है और गिरता है आकर इस पर, चल देता है मतलब वर्क डन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड वर्क डन पर यूनिट मास वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। याद आया? नहीं याद आया? Yes, sir. ये आएगा जीएम बाई आर स्क्वायर और ये आएगा जीएम बाई आर। हमसे याद दिला रहा है आपको, जिस तरीके से ग्रेविटी की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल डिफाइन किया गया था, वैसे ही चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफाइन किया गया। तब जाके हम चार्ज के बारे में सारी प्रॉपर्टी जान पाएंगे। कैसे डिफाइन किया गया जरा एक लाइन में देखिए। मान लेते हैं हम इस कैपिटल क्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितना फोर्स लगाएगा किसी दूसरे चार्ज पर, कितना जो फोर्स लगा रहा है उससे तो दूसरा चार्ज अगर फ्री होता तो किस वेलोसिटी, किस एक्सीलरेशन से, किस काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, और क्या हम दूसरे चार्ज को इसके पास, इसके अगेंस्ट ला पाएंगे। तो आप ऐसे सोचिए ना, इस क्यू के पास से चार्ज फ्री कर दीजिए, मान लेते हैं आपको ये एरो मिल गया। अब इस एरो को हम कह रहे हैं कि दो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। डिफाइन कैसे कर रहे हैं? एक टेस्ट चार्ज को हम फ्री करते थे हमेशा, अभी भी फ्री कर दिए तो इससे कूलम्बियन फोर्स गेन किया, चलने लायक है तो चल दिया, वर्क डन हो गया। कूलम्बियन फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स अपॉन चार्ज, वो फोर्स अपॉन मास था, फोर्स अपॉन मास था इंटेंसिटी। तो फोर्स ही है, वहां मास चलता था तो फोर्स अपॉन मास, यहाँ चार्ज चलता है तो फोर्स अपॉन चार्ज। तो एफ फोर्स है, क्यू नॉट पे लगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम्ब, वैसे फेमस यूनिट है वोल्ट पर मीटर। कहा था देखेंगे। पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या था? वर्क डन पर यूनिट मास, यहाँ मास चला था तो वर्क अपॉन मास, यहाँ चार्ज चला है तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज, यूनिट होती है वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर चार्ज क्यू के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है तो उसके पास एक पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। अब इसका डेरिवेशन है, रुक जाइए। हमको क्या फायदा होने वाला है? आप ऐसे सोचिए ना, चार्ज क्यू के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ऐसे है, इसको देखते ही आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, एरो देखते ही बता दिए। अब इस एरो पर हम दो पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी फॉर पोटेंशियल। चलिए मान लिया यहाँ क्यू नॉट आने वाला है, इंटरेस्टिंग, क्यू नॉट को ई में मल्टीप्लाई कर दें, क्यू नॉट इंटू ई, तो ये कूलम्बियन फोर्स हो जाता है। देख लीजिए यहाँ से, क्यू नॉट को ई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम्बियन फोर्स हो जाएगा, और क्यू नॉट को वी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से एक्सप्रेस करना है, उस एरो का दो पैरामीटर ई और वी दे दें, तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि जिस चार्ज को आप लाना चाहते हैं, अगर दैट इज द क्यू नॉट, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कूलम्बियन पता चल जाएगा, और वहां के पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्क डन यानी काइनेटिक या पोटेंशियल पता चल जाएगा। इसका मतलब है अब हमें कमांड करना है हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड एंड हाउ द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होगी तो जिस चार्ज को मूव कराना है या न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और एक प्रोटॉन हो जाएगा जिसको धकेल के हम न्यूक्लियस में स्टेबल करना चाहते हैं। तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स का अमाउंट निकल जाता है, और चार्ज में उस वहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज पर होने वाला वर्क डन पता चल जाता है। ढकेल के ला रहे होंगे तो हम कितना वर्क कर रहे होंगे, अब भाग रहा होगा तो उससे कितना वर्क मिल रहा होगा। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे 5:15 to 6:16 में। लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट नाइट। जम के पढ़िए, जम के खाइए। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. हाँ, कल हम लोग 5:15 to 6:15 में आगे की क्लास लेंगे।
हाँ हेलो।